मोहन राकेश 8 फरवरी 1925 में पंजाब में इनका जन्म हुआ। और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब इनकी आयु 16 वर्ष थी तो पिता का देहांत हो गया और घर में बड़ा होने की वजह से सब जिम्मेवारी इसके कंधों पे आ गई। मोहन राकेश ने अपने जीवन में 2 बड़ी त्रासदियां झेली हैं। स्वतंत्रता पश्चात का विभाजन और उसकी प्रेमिका की मृत्यु। पहले उन्होंने 3 विवाह किए। पहले 2 विवाह असफल रहे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात विभाजन का जो दंश इनके जीवन में था और 2 पत्नियां चले जाने का जो असफल इनका जीवन का अनुभव रहा, वो इनके साहित्य में झलकता है। कभी मुंबई गए, कभी शिमला गए और कभी जालंधर गए। इन सब कॉलेज में इन्होंने प्राध्यापक की नौकरी की। और कहीं ज्यादा लंबे समय तक वो टिक नहीं सके। और स्वतंत्र लेखन जब उन्होंने अपनाया और कहते हैं कि भाई पैसा बहुत जरूरी है, घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो आर्थिक दबाव जब इन पर पड़ा तो फिर उन्होंने नौकरी करनी पड़ी। और 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वहां से भी त्यागपत्र दे दिया। भारत की बहुत बड़ी और हिंदी के इतिहास में सारिका नाम की एक पत्रिका है, उसका बहुत बड़ा नाम है। मोहन राकेश ने उसका भी संपादन किया। और डीएवी कॉलेज जालंधर एक ऐसा महाविद्यालय है जहां सबसे लंबे समय तक उनका ठहराव हुआ और नौकरी की, जिसमें 4 साल और 4 महीने। मोहन राकेश की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, संवेदनशीलता और बुद्धिजीविता। जबकि मोहन राकेश संस्कृत में उनकी दीक्षा शिक्षा हुई, लेकिन इनकी मातृभाषा पंजाबी ही रही है। आप देखो, संस्कृत में शिक्षा दीक्षा हुई, बड़े महत्वपूर्ण बात है। और पंजाबी इसलिए इनकी भाषा थी कि पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र हिंदी रहा है। और नई कहानी के प्रवर्तकों में इसका बहुत बड़ा नाम लिया जा सकता है। बहु प्रतिभा के धनी मोहन राकेश, जीवन में ऐसे अनुभव उनके हैं और कहानियां हो, और चाहे उस कहानी में मध्यवर्गीय नारियों का चित्रण हो और यथार्थ से जूझती नारी और शहरीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक दबाव बढ़ते नारी का स्वरूप, और चाहे मध्यवर्गीय नारी की आर्थिक स्वतंत्रता। अब मोहन राकेश ने सामाजिक और आर्थिक
जो प्रतिबद्धताएं हैं समाज की, और नारी के ऊपर उनका जो जो चित्रण है, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती है, चाहे वो आर्थिक दबाव है, और एक और जिंदगी की नायिका बिना पति के अलग रहकर नौकरी करती है। ये एक दृश्य उनका है, एक और जिंदगी। और क्वार्टर कहानी की राधा भी अपने परिवार का बोझ ढो रही है। मतलब नारी की उस दशा का उन्होंने चित्रण किया है कि वो परिवार को आगे बढ़ाने में एक सक्षमता का भाव रखती है, चाहे वो नौकरी कर रही है और चाहे स्वयं का उसका कोई रोजगार है। यहां तक कि उसे अनैतिकता आचरण का शिकार भी सहना पड़ता है। जो जो महिलाएं किसी भी कार्यालय में नौकरी करती हैं, तो आज भले ही हम 21वीं सदी की बात करें, हमारी मानसिकता आज भी 21वीं सदी जैसी नहीं बन पाई है। हम प्रबलता के साथ उसका समर्थन नहीं करते हैं, और आर्थिक स्वतंत्रता की बात जब मोहन राकेश कर रहे हैं, चाहे वो मध्य वर्गीय नारी की है और चाहे वो निम्न वर्ग की नारी की है, और मोहन राकेश की कहानियों में जो नारी पात्र हैं अपनी अस्मिता की खोज करती दिखाई देती हैं, और उसकी रक्षा करना उसका भरसक प्रयत्न भी रहता है। और व्यक्तिगत जब स्वतंत्रता की बात करते हैं और उसके अस्तित्व की बात करते हैं, तो नारी अकेलेपन की ऊब के पश्चात भी जीवन को अंतिम क्षणों तक जीने के लिए ललायित रहती, चाहे वो उसका घर का अपना काम है और चाहे कार्यालय का अपना काम है, वो उसी शिद्दत से अपना कार्य करती है, उसी मेहनत से अपना कार्य करती है। और वह उस खोज में निकल पड़ती है जहां भारतीय समाज में पुरुष और नारी के संबंध में टकरार होती है। अब स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, पुरुष और नारी की स्वतंत्रता की बात करें, उसके कार्य क्षेत्र की बात करें, उसके कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात करें, तो फौलाद का आकाश की मीरा एक जिंदगी की बिना एक ठंडी और यंत्रवत जिंदगी जीने को विवश है। कहानी है फौलाद का आकाश और मीरा उसमें नायिका है, और बिना एक ठंडी और यंत्रवत जिंदगी जीने के लिए विवश है। वो उड़ना तो चाहती है, वो कुछ करना तो चाहती है, लेकिन उसके पर बंधे हुए हैं। मिस पाल नारी के अकेलेपन और असंतोष को उजागर करती एक सशक्त कहानी है। वह एक ऐसी कामकाजी महिला है जो अपना एक संसार चलाती है, परंतु वह यथार्थ नहीं मिलता। अब दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करना और वो वहां से ना खुश हो तो त्याग पत्र देना, जहां किसी को शांति नहीं मिले। हर मनुष्य काम के साथ आत्मिक शांति भी चाहता है, और वह
वैसा ही वातावरण चाहता है जैसा वातावरण उसके आसपास का बना हुआ है, जिसमें शांति हो, धैर्य हो, परोपकार हो। और आप समझने का प्रयास करिएगा कि दिल्ली जैसे शहर में अगर कोई नौकरी कर रहा हो और छोड़ के आ जाए तो उसके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के भाव होंगे, किस प्रकार के विचार होंगे। और उन विचारों को कैसे आगे बढ़ा रही है। जब उसने वहां से इस्तीफा दिया, नौकरी से त्याग पत्र दिया, तो निश्चित है सामान्य हालात नहीं होंगे, सामान्य परिस्थितियां नहीं होंगी। और जब सामान्य परिस्थितियां नहीं होती और तभी मनुष्य वहां से छोड़ के किसी दूसरी जगह जाता है। और इस वातावरण की बात बार बार मोहन राकेश अपने साहित्य में कर रहे हैं, अपनी कहानियों में कर रहे हैं कि अत्यंत दुखी बात है इस पुरुष प्रधान समाज में नारी की दशा क्या है, नारी क्या सोचती है और नारी के बारे में ये पुरुष प्रधान समाज क्या सोचता है, उसकी दृष्टि कैसी है, नारी के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। तो ये इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका एक अपना संसार होता है, उनकी अपनी जिंदगी होती है, लेकिन कहानी के माध्यम से और उस जैसा वातावरण ना होने की वजह से और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि नारी के प्रति समाज की दृष्टि अत्यंत विकृत है, सोच अच्छी नहीं है। पुरुष केवल एक शरीर समझता है और वासना की छाया में कहानी में इसी प्रश्न को उठाया गया कि नारी क्या एक शरीर है। और इस कहानी में पुष्पा का बूढ़ा पिता अपने लिए स्त्री का सौदा करना चाहता है। क्या कोई उसकी बेटी पुष्पा को ले ले और उसके बदले अपनी लड़की दे दे। सुहागिनों की मनोरमा भी एकाकीपन का भार ढो रही है। पिता बुजुर्ग है और अब भी ललायित है वो शादी करवाने के लिए, जबकि उसकी बेटी जो पुष्पा है वो बड़ी हो चुकी है। अब कहता है कि पुष्पा को कोई ले ले और उसके बदले अपनी लड़की दे दे। तो ये मानसिक जो पीड़ा है, ताउम्र वो उस दंश को झेल रही होती है। कमाल की बात है कि एक बुजुर्ग पिता अपनी बेटी को किसी से देना चाहता है और उससे दूसरी लड़की लेना चाहता है। उसके मस्तिष्क पर इस बात का कितना असर होगा ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ये आइडिया नहीं लगा सकते। चौगान में भी लेखक ने संतों की भावुकता को चित्रित किया है। चौगान जो कहानी है हमारे सामने कितने सारे दृश्य बने हैं और कितनी मार्मिकता के साथ बने हैं, कितनी सहनशीलता के साथ बने हैं, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसको हमने स्मृति पट पर लाने की आवश्यकता है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है।
उसका आचरण कैसा है। और नारी या महिला कोई कोई शरीर नहीं है। ये अंतर्द्वंद है कहानीकार के मन में, विचारों में, कि वह अस्मिता की खोज करने में निरंतर लगा रहता है। जो हमारा यथार्थ है हमारा, वो बहुत कड़वा है और उससे विद्रोह करने के तेवर बार बार उभर के आते हैं। नारी स्वयं को मानव अनुभव करना चाहती है, परंतु समाज उसे शरीर समझता है। आप कल्पना करिए ना, एक बार मन में एक बार सोचने का प्रयास करिएगा कि उस पर दोहरा भार है, नौकरी का और घर का। नारी के उस परिवेश को, नारी के उस आसपास के कार्यों को हमें समझना होगा, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता होगी। और दूर तक जहां नजर हमारी जा रही है उसको समझने की आवश्यकता है कि एक नारी पर घर का भी भार होता है और नौकरी का भी भार होता है। समझिएगा कि वह इस दोहरे कार्य को भी कितनी शालीनता से और सहजता से कर पा रही है। एक और जिंदगी कहानी में पति पत्नी के टूटते वैवाहिक संबंध और उनसे टूटता बिखरता परिवार संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत हो रहा है। एक और जिंदगी पति पत्नी की, यहाँ झगड़ा, यहाँ लड़ाई और बिखरता परिवार, टूटते वो संबंध, बिखरते परिवार की संवेदनाएं। अगर हम इस पूरे परिवेश पर अपना भी चिंतन करें कि एक और जिंदगी में नायक प्रकाश का बीना से विवाह हुआ था, परंतु ब्याह के कुछ महीने बाद पति पत्नी अलग अलग रहने लगे। ये तलाक का जो सौदा है, ये जहां तक हम समझ पाए हैं इस बात को, ये मानसिकता में कहीं कोई कमी है, विचारों में कहीं कोई गहनता नहीं है और आपस में विचार भी नहीं मिलते। वैवाहिक जो संबंध हैं उनका बिखराव है, टूटते परिवार की संवेदनाएं हैं और हम उसको अन्यथा ले लेते हैं कि जिस प्रकार से एक और जिंदगी में प्रकाश और बीना के विवाह के कुछ समय के बाद ही दोनों अलग रहने लगे। ब्याह के साथ सूत्र जुड़ना चाहिए था, वह जुड़ नहीं सकता। दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं और अपना अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनकर जी रहे हैं। ये लोकचार नहीं है, ये लोक व्यवहार नहीं है। शायद मोहन राकेश के मन और मस्तिष्क पर ऐसे कुछ वाक्य सामने आ रहे हैं, ऐसे कुछ वाक्य उनके साहित्य में दिख रहे हैं कि दो पति पत्नी कभी कभार मिलते हैं, हो सकता तो 6 महीने में एक बार ही मिलते हैं, और ये उनके जीवन का एक अंधकार है।
अब जब संवेदनाएं नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते, वैवाहिक संबंध टूट गए हैं, बिखर गए हैं, तो फिर तलाक लेना ही उसका एक कारण बन जाता है। फौलाद का आकाश कहानी में भी पति पत्नी के यांत्रिक संबंधों की कहानी है। व्यस्त पति रवि रात देर तक काम करता है और पत्नी मीरा भावात्मक स्तर पर जीती हुई उस समायोजन नहीं कर पा रही है। पति और पत्नी के बीच में भावनाओं का कोई संबंध नहीं है, संवेदनाओं का कोई संबंध नहीं है। और इस बात पर भी हम कभी वैचारिक अपना पक्ष नहीं रख पाते कि संबंधों में भावात्मक होना जरूरी है और उसी के साथ जिया जा सकता है। उसमें संवेदना एकदम शून्य के बराबर देखी गई है। और जो भावात्मक जो दृष्टिकोण इसमें कवि ने लिया है, लेखक ने लिया है, कहानीकार ने लिया है, जिसमें मिल मालिक और मजदूरों का समझौता की बात भी आ रही है, उसके आने से मीरा की यांत्रिक जो एकाग्रता है वो टूट चुकी है और अंतर्द्वंद जीवन का और अधिक मजबूत हो जाता है। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि भी ये जो वैवाहिक जो संबंध है, हमारे जीवन का जो ताना बाना है, हमारे जीवन का जो व्यवहार है, रिश्तों को झेलना क्यों पड़ता है? रिश्तों में आनंद क्यों नहीं है? रिश्तों में समायोजन क्यों नहीं है? और रिश्तों में संबंध का बिखरावट क्यों है? शादी होने के बावजूद भी वैवाहिक जो रिश्ता है उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। पति पत्नी दोनों आत्मनिर्भर हैं और पात्र के रूप में चाहे मनोरमा हो जो एक स्कूल में मुख्याध्यापिका है और पति से अलग रहकर नौकरी करती है, और मनोरमा चाहती है कि वो अपनी बहन की शादी करे और 2 छोटे भाइयों को वो पढ़ाना भी चाहती है। पति सुशील पत्नी को प्रेम तो करता है परंतु घरेलू जिम्मेवारियों को प्राथमिकता देता है और कहीं न कहीं विघटन है, कहीं न कहीं संबंधों में बिखरावट है, चाहे वो काम को लेकर है, चाहे ऑफिस के काम को लेकर है और चाहे वो घर के कामों को लेकर है। अतः वह अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहते और मनोरमा पति के लिए केवल पैसा कमाने की मशीन है और दूर रहकर अकेलापन भोग रही है। अलग अलग दृष्टिकोण से, चाहे वो पराया शहर में कहीं रह रही है और चाहे इसी अपने शहर में जहां वो रहता है वो अलग किसी स्थान पर रह रही है। और पहले भावुकता मैंने इस बात की भी देखी है कि नारी को केवल शरीर समझा जाता है और यहां दृष्टिकोण है नारी को केवल पैसा कमाने की मशीन समझा जाता है।
काशी का पति अयोध्या उसे बच्चे देने के अतिरिक्त कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाना चाहता है। अब अलग अलग कहानियों में अलग अलग परिदृश्य बन रहे हैं, लेकिन रास्ता सबका एक ही जाता है। अतः दोनों औरतों के लिए सुहागिन कहलाना एक विडंबना मात्र है। खाली कहानी भी पति पत्नी के बीच के खालीपन को उभारती हुई कहानी है। चौगान कहानी का हैरी विल्सन जीवन भर मन चाहा जीवन साथी न मिल पाने की त्रासदी झेल रहा है। यहां जिन्होंने शादी करी है, शादी की है, वो पति पत्नी भी अलग रह रहे हैं। और यह हैरी विल्सन अपने मन चाहा जीवन साथी ना मिलने की त्रासदी झेल रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी सोच का विषय है कि एक जैसा मन, एक जैसा जीवन साथी, मन चाहा जीवन साथी कैसे मिले, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन चाहता तो हर कोई इंसान है ना। लड़की भी ऐसा चाहती है और लड़का भी ऐसा ही चाहता है कि मन चाहा जीवन साथी मिल जाए और जीवन में आनंद की अनुभूति करें। पहचान उस लड़के की कहानी है जो तलाक लिए हुए माता पिता के विभिन्न परिवेश के बीच स्वयं को पूर्णतः अजनबी पाता है। घर में रहकर भी लोग अजनबी बन जाते हैं। एक दूसरे से बात नहीं करनी है, एक दूसरे से कोई भी बात साझा नहीं करनी है। ना खाने का कोई समय है और ना सोने का कोई समय है। और यहां गुज्जल एक कहानी है, उसमें पति पत्नी तनाव को चित्रित कर रही है। एक घर में दोनों एक दूसरे के अजनबी के रूप में रह रहे हैं। तो समझो कहानी का दृष्टिकोण के पति पत्नी एक घर में रह रहे हैं और फिर भी अजनबी हैं। तो ऐसे वैवाहिक जीवन का क्या फायदा, ऐसे जीवन का क्या फायदा। तो अनेकों अनेक ऐसी कहानियां हैं, चाहे पहचान हो, चाहे चौगान हो, जो जीवन में जो घट रहा है, जो पति पत्नी के मध्य जो चीजें घट रही हैं, उनको कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है। क्वार्टर कहानी में जो मध्यवर्गीय परिवार हैं, ये शंकर की कहानी है जो नौकरी करता है और उसकी पत्नी भी नौकरी करती है और दोनों संयुक्त परिवार का बोझ ढो रहे हैं। और जब आपके मन में, आपके विचारों में, आपके आहार में, आपके विचार में परिवार का पालन पोषण अगर ढोना बन जाता है, संयुक्त परिवार में आनंद की अनुभूति नहीं ले पाते। और संयुक्त परिवार में काम करने वाले कुछ लोग होते हैं, उसका आनंद लेने वाले ज्यादा लोग होते हैं। और कवि ने भी, लेखक ने भी इस बात को यहां उजागर करते हुए आपको कहा कि संयुक्त परिवार में कमाने वाला एक और सुविधा भोगने वाले अनेक। और कई बार तो शंकर कई बार मित्रों के साथ घर में बैठने की जगह भी नहीं पाता और अपने ही घर में स्वयं को बेगाना अनुभव करता है। और इस कहानी में संयुक्त परिवार को शोषक प्रवृत्ति की गहराई के साथ चित्रित किया गया है। अकेलापन कैसे काटा जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है।
और मोहन राकेश की कहानियों में दूसरे सोपान में उन कहानियों को लिया जा सकता है, उन कहानियों पर चर्चा की जा सकती है जो परिवर्तित परिवेश की उपज है। इसमें भी यथार्थ का उद्घाटन है और समकालीन संदर्भों में युगीन समस्याओं का सजीव चित्रण है। कहानीकार कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन पुरुष का भी नियम है, समाज का भी नियम है और मनुष्यता का भी नियम है। वो कैसे उसका सजीव चित्रण करता है? जब समकालीन संदर्भ और युगीन समस्याओं पर वो चर्चा करता है तो जो कहानीकार ने देखा है वह वैसा ही चित्रित कर रहा है। और कहानीकार संवेदनशीलता अपनी कहानियों में भरपूर मात्रा में दिखाता है, चाहे जानवर हो और चाहे मिसपाल हो और चाहे एक और जिंदगी हो। इन कहानियों में जो घटनाएं, जो परिवर्तित घटनाएं थी, उनका वर्णन किया है। मोहन राकेश ने प्रारंभ में प्रेमचंद और यशपाल की लेखन परंपरा को आधार बनाया और यथार्थ पर आधारित रचनाओं का लिखना शुरू किया, परंतु उत्तरोत्तर उनके लेखन में व्यक्ति मन के जटिलताओं का भी चित्रण हुआ है। तो बार बार हर कहानी में पति और पत्नी की चर्चा करते हैं, पति और पत्नी की बात करते हैं और उस विघटन की बात करते हैं, उस बिखराव की बात करते हैं कि पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन आपस में व्यवहार नहीं है, आपस में बात नहीं है, अकेलापन का समय झेल रहे हैं। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं लेकिन वो अलग अलग शहर में रहते हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ ऐसा वातावरण हो जाता है, कुछ संवेदना इतनी जटिल हो जाती है कि जिसमें संकेतात्मक दृष्टिकोण दिखाई दे। अगर कला की दृष्टि से कहानियों का आकलन करें तो कहानी में शिल्प विधान आपको दिखाई देगा और ये कहानी ज्यादातर महानगरों पर आधारित है, जहां सभ्यता में आदमी के भीतर पनपती कुंठाएं पारिवारिक विघटन की फलस्वरूप जिंदगी के बदलते चेहरे का चित्रित करती दिखाई दे रही है। जख्मी हो रहा है मनुष्य का वातावरण, उसका व्यवहार। लेकिन कहानीकार फिर भी इस बात का चिंतन करते हैं कि पति और पत्नी में जो बिखरावट है, जो विघटन है, उस बिखराट में और उसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है। और कहानियों में कितनी संवेदनाएं भरी हुई है, कहानी में कितना अपनापन भरा हुआ है और कितनी सत्यता से लेखक ने आप तक पहुंचाने का काम किया है। लेखक चाहता है कि जीवन भर जो कसमें खाने वाले लोग हैं, जो 7 जन्म तक साथ रहने की बात करते हैं, फिर उनके जीवन में ये विघटन कैसे आ जाता है, ये बदलाव कैसे आ जाता है, ये अलग अलग रहने की बात कैसे करते हैं। और पारिवारिक जो समस्याएं हैं उसका समाधान ना करने की वजह से ये विघटन हो रहा है। पति पत्नी के बीच की दूरी, एक ही शहर में दूरी बनाए रखना, एक ही घर में दूरी बनाए रखना, ये मोहन राकेश ने अपनी बहुत सारी कहानियों में
ये बताने का प्रयास किया है कि समाज में जो विसंगतियां हैं, जो यथार्थ पर आधारित नहीं हैं और उनके लेखन कार्य से जुड़ी हुई हैं, तुम कैसे मान लें इस बात को कि ये साहित्यिक जो दृष्टिकोण है कहानीकार का, और उस कहानियों के आरंभ में जैसे उन्होंने प्रेमचंद का जिक्र किया और यशपाल की परंपराओं का निर्वहन की बात की है, और उनकी दृष्टि समकालीन यथार्थ और सामाजिक जो हमारा ढांचा है वह चाहता कि उसमें लौट आए। मलबे का मालिक एक कहानी है और परमात्मा का कुत्ता एक ठहरा हुआ चाकू, कलेम जानवर और जानवर, मालवी कहानी उनकी सामाजिक कहानियों में से एक हैं जो अपने आसपास के यथार्थ को आधार बना के लिखी गई हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में कथ्य और समाज में व्याप्त परिप्रेक्ष्य को चुना है। यहां मोहन राकेश के साहित्य में, उनकी कहानियों में और जो कहानियां विभाजन पर आधारित हैं, जैसे परमात्मा को कुत्ता विभाजन के बाद सरकारी कार्यालय की लाल फीता शाही को लेकर लिखी गई सशक्त कहानी है। काला रोजगार मिस्टर भाटिया तथा मालवी मुंबई शहर के जीवन को लेकर लिखी गई है। जानवर और जानवर ईसाई मशीनरी स्कूल के वातावरण को दर्शा रही है। परमात्मा का कुत्ता विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई कहानी है। मवाली मुंबई शहर के जीवन को लेकर लिखी गई कहानी है। और जानवर जो ईसाई मशीनरी ने भारतीय स्कूल के वातावरण को दूषित किया, उस पर लिखी गई है। तो लेखक का कहने का अभिप्राय यही है कि जो पारिवारिक विघटन है, पारिवारिक जो बिखराव है, हमारे जीवन की जो सत्यता है, पति और पत्नी के बीच की जो छटपटाहट है, अकेलापन है, बिखरावट है और अहम जो टकरा रहा है, एक दूसरे को समझने पाने की व्यवस्था को अभिव्यक्त कर रहा है। मिसपाल नारी के अकेलेपन को चित्रित कर रहा है, कहानी है ये। और अंत में वो नौकरी से त्याग पत्र देकर वह ठीक कहती है, ठीक से जीने के लिए आदमी को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ हो और वह मेंढक की तरह गदले पानी में नहीं जा रहा। इसमें कहानी में छटपटाहट और अकेलापन महसूस हो रहा है। मिसपाल वो सही नहीं दिखाई दे रहा है, वह अपने स्थान पर संतुष्ट नहीं है और नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद भी वो कह रही हैं कि जैसे गदले पानी में मेंढक रहता है, वैसे पानी में हम नहीं रह सकते। और खाली कहानी में घर में रहने वाली स्त्री के खालीपन की बात कहता है। उसके दाम्पत्य जीवन में भी एक अजीब खालीपन और तनाव है। यहाँ हर मनुष्य तनावग्रस्त है।
तनाव से परिपूर्ण है। और कहानीकार ये अजीब सी एक कशमकश में फंसा हुआ है कि दाम्पत्य जीवन में एक भी आनंद की अनुभूति दिखाई नहीं दे रही है। चाहे पति पत्नी दोनों नौकरी करते हों, परिस्थितियां उसके विपरीत दिखाई दे रही हैं, और एक जिंदगी कहानी में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, टकराहट की बात और बेचैनी की जो बात इसमें दिखाई देती है, इसमें पति पत्नी के टूटते रिश्ते दिखाई दे रहे हैं। भावात्मक दृष्टिकोण नहीं है, इसमें संवेदनाएं नहीं है, मन में भी बिखरावट है और तन में भी बिखरावट है। तो मोहन राकेश की कहानियों में जो सामाजिक व्यक्तित्व है वो शायद दृश्य उन्होंने दिखाई है कि आप अपने व्यवहार को बदलिएगा, दूसरा भी अपने व्यवहार को बदल लेगा, और पति पत्नी के जो बीच की दूरियां हैं फिर वो कम हो जाती है। झगड़ा किसी भी बात का समाधान नहीं है, और कहानीकार बार बार यही कह रहा है कि संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ मत करना, भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करना। जब आप किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसकी संवेदनाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर ये शालीनता आपको कहीं कहानीकार की कहानी में नहीं दिखाई देगी। उसके यथार्थ के चित्रण को फिर आप देख नहीं पाएंगे। और यही कहानीकार का उद्देश्य भी है, और वो चाहता भी यही है। जब कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, जब मन ही हार गया फिर जीत की आस नहीं हो सकती। जब आपका कोई गोल ही नहीं है तो फिर आप जीत किससे रहे हैं? अचीवमेंट क्या कर रहे हैं आप किस चीज की प्रगति कर रहे हैं? आप तो यहाँ बिखराट की बात करते हैं, ये तो विघटन की बात है, ये तो परिवारों को अलग अलग करने की बात है। जब संयुक्त परिवार की बात अगर कवि ने की है, और संयुक्त परिवार में भी अगर कोई अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो परिवार की कमी नहीं है, वह उसके विचारों की कमी है, वो उसके व्यवहारों की कमी है। वो अपने स्वयं के जीवन से दुखी है, स्वयं के व्यवहार से दुखी है, और वो अपने जीवन को आत्मसात ही नहीं कर रहा है। वह अपने जीवन में प्रयोगात्मक कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो भी परेशान है। तो मनुष्य अपने जीवन में ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है? यहां बार बार कवि इसी बात को दर्शा रहे हैं कि पति पत्नी के झगड़े में पुरुष का ज्यादा योगदान होता है, विघटन होने में, अलग होने में, क्योंकि वो अपने आप को पुरुष प्रधान समझता है। ये पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में चलनी तो पुरुष की ही है। और दो पढ़े लिखे पति पत्नी क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चलनी मेरी है या चलनी उसकी है? घर तो आपका ही है। तो सामाजिक विघटन का कारण भी आपस की प्रतिस्पर्धा ही है, अपनी बातों का मनमुटाव है, एक दूसरे की बातों पर विश्वास न करना ही विघटन का कारण बनता है। और तभी समाज में ये जो नई चीजें आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो तलाक हो रहे हैं, ये विघटन का एक बहुत बड़ा कारण है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहानीकार आपको यही बात समझा रहे हैं कि अलग अलग कहानियों में, अलग अलग दृष्टिकोण में आप अपने व्यवहार को मत बदलिएगा। आप मनुष्य है और मनुष्य ही रहिएगा।
यही कहानीकार का उद्देश्य है और यही चाहता है वो समाज को संदेश देना भी।